बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी। मैं सचमुच आज अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि पवन जी ने मुझे गरिमा श्रीवास्तव की इस बेहद महत्वपूर्ण किताब देश देश पर बोलने का अवसर दिया है। और ये बिल्कुल किसी कार्यक्रम की औपचारिकता नहीं है कि मैं इस तरह का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। हम लोग बहुत एक छोटा समूह है जिसमें हम परस्पर बातचीत करते हैं और इस तरह की औपचारिकता की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन मैं बिल्कुल आपको इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि ये किताब मेरे संग्रह में थी, मेरी लाइब्रेरी में थी, लेकिन इसके बाद भी मैं इसको पढ़ नहीं पाया था। और जब पवन जी ने कहा कि इस विषय पर बात करनी है तो मैंने देखा कि पहले मैं देख लेता हूँ कि किताब मेरे पास उपलब्ध है या नहीं है, और वो किताब मेरे पास थी। और फिर जब पवन जी ने कहा तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। और मैं बेहिचक ये कहना चाहता हूँ, ये स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैं पिछले 10-15 वर्ष से इस जेंडर से संबंधित जो मुद्दा है, स्त्री पुरुष की समानता या जो बराबरी है, उस पर काम कर रहा हूँ। तो मेरी अपनी एक समझ विकसित हुई है। लेकिन इसके बाद भी मैं ये स्वीकार करता हूँ कि इस किताब को पढ़ने से पहले मैं स्वयं जैसा था, इस किताब को पढ़ने के बाद मैं वैसा नहीं रहा हूँ। मुझे इस किताब ने अंदर तक इतना छुआ है और कई बार मैं इस किताब को पढ़ते हुए इतना व्यथित हुआ हूँ कि मुझे इस बात पर कई बार शर्म आई कि हम पुरुष प्रजाति को से संबंध रखते हैं। जिस तरह का एक सामान्य जो बातचीत है वो ये है कि हम सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। कोई किसी तरह का जीवन जी रहा है, कोई प्रेम की बात कर रहा है, कोई विकास की बात कर रहा है, कोई जीवन में अपने किस्म की उपलब्धियों की बात कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी बहुत कुछ ऐसा है जिस पर किसी की नज़र नहीं जाती, और वो जो पूरी की पूरी मानवीय सभ्यता है उसके लिए एक नकारात्मक पक्ष की तरह है और एक मनुष्य के नाते एक आर्तनाद की तरह है। गालिब का एक शेर है कि कदो गेसू से कैसो कोह कन की आजमाइश है, कि अगर प्रेमियों की बात करेंगे जिसमें मजनू है या फरहाद हैं, तो देखा जाएगा कि किसी जो उनकी प्रेमिका है उसका सौंदर्य, उसके सुंदर बाल, ये उसकी कसौटी है। कदो गेसू से कैसो कोहकन की आजमाइश है, जहाँ हम हैं वहाँ दारो रसन की आजमाइश है। यानी कि हमें तो हम क्रांतिकारी हैं। गालिब कह रहे हैं कि हम तो क्रांतिकारी हैं, हम तो मानवता पर मरने वाले हैं। तो हमारी जो आजमाइश है वो या तो फांसी का फंदा है या सूली है। हमारी आजमाइश सामान्य मापदंड नहीं है। तो ये जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो मुझे लगता है कि हम एक सामान्य जीवन जीते रहते हैं इसी संसार में, और एक वर्ग है, और वो कोई भी हो सकता है। और उसमें ये किताब चूँकि स्त्रियों के शोषण, उन पर हिंसा, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, व्यवस्थित किस्म से ऑर्गेनाइज्ड जिसको कहेंगे संगठित बलात्कार, उस पर आधारित है कि किस तरह से जो हम मान के चलते हैं कि दुनिया के कुछ देश हैं, कुछ समाज हैं जो ज़्यादा पितृसत्तात्मक हैं, जहाँ वो मर्दानगी का जो भाव है वो ज़्यादा है। कुछ समाजों को हम ये मानकर चलते हैं कि नहीं, इन्होंने मानवीय परंपरा में उसके विकास में एक सकारात्मक मंजिल हासिल कर ली है। लेकिन जब कोई युद्ध होता है, कोई महामारी होती है, जब कोई सांप्रदायिक या जातीय दंगा होता है, तो उसमें उसी मानव सभ्यता की अंदर की जो नकारात्मकता है, उसके अंदर का क्षोभ है, उसके अंदर का जो हिंसा है, वो सब निकल के आता है। जो मनुष्य अपने आप को मानता है कि हम बहुत ऊंचे उठ चुके हैं,
उसकी नीचता उस समय हमें दिखाई देती है जब इस तरह के अवसर समाज में पैदा होते हैं। ये कोई नई बात नहीं। मैं चूँकि इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ तो युद्धों की चर्चा मानव सभ्यता की शुरुआत से ही है। मानव सभ्यता का जैसे ही विकास होता है वैसे ही युद्ध जो है ना उसका एक हिस्सा बन जाता है। किस तरह से एक समाज दूसरे समाज के ऊपर, एक वर्ग दूसरे वर्ग के ऊपर युद्ध के माध्यम से अपना आधिपत्य स्थापित करता है। और जब मैं चूँकि मैंने इतिहास पढ़ा है तो हम देखते हैं कि इतिहास में इन युद्धों का बड़ा रोमांचक सा वर्णन होता है ना। हमने जहाँ भी युद्ध पढ़ा है तो उसमें रणनीति बताई जाती है कि किस तरह से एक पक्ष ने युद्ध नीति बनाई और दूसरे को परास्त कर दिया। और युद्ध आपके अंदर एक रोमांचक उत्तेजना पैदा करता है। लेकिन पूरे इतिहास में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि युद्ध के बाद दलितों पर, शोषितों पर, स्त्रियों पर किस कदर जुल्म ढाए जाते हैं, उसकी कोई बात इतिहास नहीं करता है। और मैं बिल्कुल फिर दोबारा से इसी बात को कहना चाहूँगा कि 1992 के आसपास मैं उस समय कॉलेज में था जब ये युगोस्लाविया का विखंडन हुआ, रूस का विखंडन हुआ। उसका उसी के परिणाम था कि पूरा जो पूर्वी यूरोप है उसमें विखंडन की एक प्रक्रिया शुरू हुई और उसी दौरान युगोस्लाविया का विखंडन होता है। हम युगोस्लाविया को मार्शल टीटो के माध्यम से ही जानते हैं, वही सुना हुआ था। उसके बाद में मुझे अच्छे से याद है कि हमने सामान्य ज्ञान की, क्योंकि हम कोई एक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो हमने युगोस्लाविया का पूरा जो विखंडन है वहाँ पर जो द्वंद्व रहा उसको केवल एक इस तरह से देखा कि इसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। तो हमारे सामान्य ज्ञान में वो कौन कौन सी घटनाएं आ सकती हैं जो हमारे हो सकता है कि प्रतियोगिता परीक्षा में किसी प्रश्न की तरह पूछ लिया जाए। लेकिन कभी वो संवेदना नहीं थी जो गरिमा श्रीवास्तव की किताब देह ही देश को पढ़ते हुए महसूस हुई। युद्ध के साथ साथ ये मानवीय संवेदनाएं साहित्य, समाज और संस्कृति में तो शुरू हो गई। आज से लगभग 2500 साल पहले एक नाटककार हुए हैं एरिस्टोफेनस। उनका एक नाटक था, उसका नाम था लिसिस्ट्राटा। वो करीब 2500 साल पहले नाटक लिखा गया है और वो युद्ध की पृष्ठभूमि पर है कि किस तरह से एक वर्ग, एक देश युद्ध जीतता है और जो पराजित राष्ट्र है उससे न केवल संपत्ति लेके आता है, वहाँ से वो स्त्रियाँ भी लेके आता है। और हमारे यहाँ तो कहावत ही है, जर, जमीन और जोरू। तो युद्ध में स्त्रियाँ वैसे ही जीती जाती हैं जैसे युद्ध में एक देश किसी दूसरे देश की ज़मीन को जीतता है, वहाँ की संपत्ति को जीतता है। तो स्त्रियाँ, कोई भी कहावत एक दिन में नहीं बनती है, तो स्त्रियाँ उसी तरह से जीती जाती हैं और इस तरह से, और फिर उनको संगठित तौर पर लाया जाता है, उनको कहीं पर रखा जाता है और वो जो जीत कर लाते हैं, जो विजयी पुरुष हैं, वो लगातार उन्हें यौन दास की तरह उपयोग करते हैं। उनके साथ एक तरह से, चूँकि उनके पास कोई चारा नहीं होता है, जो हारी हुई देश की जो स्त्रियां होती हैं उनके पास जीवन बचाने के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं होता है कि वे अपने आप को समर्पित कर दें और लगातार एक यौनिक हिंसा की एक प्रक्रिया शुरू होती है जो उनके जीवन के अंत तक चलती है। और उसमें भी कई सारे एक पक्ष निकल कर आते हैं कि यौन हिंसा होगी, उसमें प्राथमिकताएं क्या होंगी, किसको प्राथमिकता के आधार पर यौन हिंसा का शिकार बनाया जाएगा। और इस तरह से जब ये होता है तो वहाँ की जो विजयी राष्ट्र है उसकी स्त्रियाँ हारी हुई स्त्रियों के साथ थोड़ी संवेदना रखती हैं और उन्हें लगता है कि आखिर वो स्त्रियाँ भी तो हमारे जैसी ही हैं जो हमारे पुरुष जो ना जीत कर लाए। तो वो एक निर्णय लेती हैं कि अब हम पहले समझाने की कोशिश करती हैं कि आप जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है, उनको अपने स्वतंत्र ढंग से उनके अपने पुरुषों के पास जाने दीजिए और उनको अपना जीवन जीने दीजिए। तो ये, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों की सुनी कहाँ जाती है, तो नहीं सुना जाता है। तो एक प्रतिरोध का तरीका अपनाती हैं वो कि वो उनसे, उनके साथ सोने से, उनके साथ संभोग करने से या जो पत्नी का सुख है वो देने से मना कर देती हैं कि अब हम
संगठित तौर पर सभी सारी स्त्रियाँ, लिसिस्ट्राटा जो है ना, वो जो मुख्य नायक है, जो सेनापति है, उसकी पत्नी है, और वो सबको मनाती है और एक समूह बनाती है कि कभी अब कोई भी जो जितने भी सैनिक हैं उनकी स्त्रियां उनके साथ में उनको जो रति सुख मिलना चाहिए वो प्रदान नहीं करेंगी। और ये उस समय उस नाटक में हास्य के तौर पर भी आया है, व्यथा के तौर पर भी आया है, वेदना के तौर पर भी आया है। अंततः वो पूरे के पूरा राष्ट्र और ये इस प्रक्रिया तब शुरू होती है जब वो दूसरे देश पर आक्रमण करने की बात करने लगते हैं, और उसके बाद वो सभी स्त्रियां संगठित होकर मना कर देती हैं, और वो चूंकि अब युद्ध के लिए जा रहे हैं तो आखिरी बार वो अपनी पत्नियों से मिलना चाहते हैं और पत्नियां उनसे मिलने से मना कर देती हैं, और वो अंततः ये होता है कि वो युद्ध रुक जाता है। अब आज से 2500 साल पहले युद्ध के प्रति स्त्रियों का प्रतिरोध सामने आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये श्रृंखला चलती रहती है और इस पर कोई विराम नहीं लगता है। इसी तरह से हम देखेंगे इसके बाद बहुत सारे दुनिया में युद्ध हुए हैं, युद्धों की एक पूरी दुनिया में युद्धों की एक लंबी श्रृंखला है, और जिसमें युद्ध हैं, युद्ध के बाद फिर जातीय मामले आते हैं, धार्मिक मामले आते हैं, धार्मिक उन्माद है, धर्म के आधार पर जो संघर्ष हुए हैं, जो युद्ध हुए हैं, उनकी बातें हैं। तो हम देखेंगे कि यही बात उसके बाद आके हम सीधे अगर जोड़ें तो अफ़गानिस्तान के बारे में कहा जाता है कि 1965 के आसपास काबुल यूनिवर्सिटी में जब महिलाएं पढ़ती थीं तो वे बहुत जो आधुनिक वस्त्र हैं वो पहन के जा सकती थीं, और दुनिया भर का जो ज्ञान है वो उनके लिए खुला हुआ था। लेकिन जैसे वहाँ पर फंडामेंटलिज्म बढ़ा, धार्मिक उन्माद बढ़ा, तालिबान आए, उससे पहले मुजाहिदीन आए, सब जो आते गए, धीमे धीमे महिलाओं को वहाँ से लेके आधुनिक शिक्षा से लेके अंधकार जो अज्ञानता का अंधकार है उसमें सबसे पहले उनको धकेला गया। अभी जब तालिबान आया तो तालिबान ने सबसे पहले जो मिनिस्ट्री बंद की वो थी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन अफेयर्स। महिलाओं पर काम करने वाले, जैसे मैं जिस विभाग में काम करता हूँ, महिला बाल विकास विभाग, कोई ऐसी सरकार आए कि वो सबसे आते ही उसी विभाग को बंद करे जिसमें महिला मुद्दों पर कोई भी बातचीत की जाती है, या उसके बाद में अब जो स्कूली शिक्षा है, कॉलेज संबंधी शिक्षा है, उसको जो महिलाओं के लिए है, पुरुष पढ़ते रहेंगे लेकिन अफ़गानिस्तान में महिलाएं नहीं पढ़ेंगी। इसी दौरान जब ये संघर्ष चल रहा था तो एक अभिनेत्री थी, वहाँ पर उनका नाम था सहारा करीमी। सहारा करीमी लगातार महिलाओं के पक्ष में बात करती रहती हैं जब तालिबान काबुल पर कब्जा कर रहा है इस दौरान, और अंततः उनके अपने जीवन पर बन जाती है और उन्हें किसी तरह से वो छोड़कर वहाँ से, और वो वहाँ के जो फिल्म इंस्टीट्यूट है, जो संगठन था सरकार का, उसकी वो अध्यक्ष थी, और उनको छोड़ के यूक्रेन जाना पड़ता है। और यूक्रेन जा के जो आखिरी वीडियो मैंने देखा था उस समय, तो उसमें ये आता है कि वो जाके कहती हैं अपने दोस्तों को, जो उनके नज़दीकी हैं, जो मित्र हैं, उनके लिए वो एक संदेश देती हैं वीडियो के माध्यम से कि मैं अब यहाँ सुरक्षित हूँ। और विडंबना देखिए कि इस युद्ध जो है ना वो स्त्री का किस तरह से पीछा करता है कि उसके मुश्किल से 1 या 2 महीने बाद यूक्रेन में रूस का आक्रमण हो जाता है। आज के समय में सहारा करीमी कहाँ हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, उन पर क्या गुजर रही हमको नहीं पता है। तो हम यहाँ पर सहारा करीमी जो है ना एक स्त्री हैं और उनके माध्यम से बात कर रहे हैं। सहारा करीमी देखा जाए तो कोई स्त्री नहीं है, वो उनको हम एक रूपक के तौर पर मान सकते हैं, उनको एक मेटाफर के तौर पर मान सकते हैं कि जो स्थिति सहारा करीमी की है, युद्ध में हर स्त्री की वही स्थिति है। हम युद्ध में जब सरकारी आंकड़े आते हैं, कोई भी दुर्घटना होती है, हम सब जानते हैं कि वास्तविक आंकड़े कुछ और होते हैं, और सरकारें, सरकारी एजेंसियां और बाकी जो लोग हैं वो उन आंकड़ों को हमेशा छुपाते हैं, और वो उन्हें ये लगता है कि ये बहुत शर्म का विषय है कि अगर वास्तविक आंकड़े हमारे दुनिया के सामने आ जाएंगे। यूक्रेन का युद्ध भी लगभग ऐसा ही है, माफ़ कीजिएगा, यूगोस्लाविया के विखंडन के बाद जो युद्ध होता है वो लगभग ऐसा ही है।
यूगोस्लाविया के बाद जो बने उसमें सर्बिया है, हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना है, क्रोशिया है, और क्रोशिया में जाके जो जाग्रेब वहाँ की कैपिटल है, उसमें एक शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत गरिमा श्रीवास्तव वहाँ जाती हैं। वहाँ बहुत लंबा समय बिताती हैं। वहाँ सैकड़ों महिलाओं के साथ वो इंटरव्यू लेती हैं। वहाँ के कई जो शिक्षक हैं, वहाँ के जो राजनयिक हैं, उनसे चर्चा करती हैं, और कई लोग उनको ये कहते हैं, और अपनी किताब जो उन्होंने डायरी जैसी लिख रखी है उसको दिखाती हैं, तो बहुत सारे लोग उनको कहते हैं कि इसको आप छपाइएगा मत। और ये काम उनका 2009-10 के आसपास कंप्लीट हो जाता है। ये किताब जो है ना, जो डायरी है, वो किताब के स्वरूप में 2010 के आसपास कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इसके बाद वे उसको लगभग 7-8 साल बाद जब उन्हें लगता है, वो बीच में बहुत संशय में रहती हैं कि मैंने जो डायरी लिखी है, जो स्त्रियों की इतनी दर्दनाक कहानियाँ लिखी हैं, इन्हें कोई पढ़ना भी चाहेगा? इनसे किनको लेना देना है? लोग अपने आप में व्यस्त हैं, लोगों का अपना जीवन है, लोगों की अपनी दिनचर्या है, उनके अपने दैनिक कार्यक्रम हैं। उनमें से समय निकाल के कौन इन कहानियों को पढ़ना चाहेगा? क्या इस किताब को कोई पाठक मिलेंगे? तो ये सोचती रहती हैं। लेकिन इसके बाद में ये किताब आती है, और मैं जो शुरुआत में कह रहा था कि ऐसे सरकार में काम करने के नाते मैंने बहुत आंकड़े देखे हैं, लेकिन बात किस तरह की जाती है कि यहाँ पर इतना प्रतिशत अपराध है, इतने लाख पर इतनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। NCRB, भारत में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, वो जब बात करता है तो वो कहता है कि 1 लाख की आबादी पर एक साल में इतने बलात्कार के केस दर्ज हुए। एक समय था, एक 1914 की बात है, जिसमें भारत में जिस शहर में सबसे ज़्यादा बलात्कार हुए थे वो ग्वालियर शहर था। और जब मैंने यही बात कह दी थी तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग गया था। मेरी उस समय जो है ना, कई लोगों ने बहुत आलोचना की कि आपको अपने शहर से कोई हमदर्दी नहीं है, आप इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं चूँकि इस विषय पर बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि चीज़ें सामने आनी चाहिए। लेकिन जो किताब है देही देश, उसमें ये आंकड़े अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहा है कि जब ये कन्फ्लिक्ट हुआ था पूरा, उस समय अलग अलग आंकड़े बताए गए थे। बोस्निया की सरकार ने ये कहा कि यहाँ पर 50,000 बलात्कार हुए हैं। कुछ और संगठनों ने ये बताया कि यहाँ पर 30,000 के आसपास बलात्कार हुए हैं। और UN का जो संगठन है या अमेरिकी जो संगठन है, उन्होंने कहा कि 20,000 हुए हैं। ये एक तरह से संवेदना का मामला भी है कि UN जो है ना, वो स्वीकार नहीं करना चाहता कि बोस्निया हर्जेगोविना में एक्चुअली हुआ क्या है। क्योंकि अगर वो ये स्वीकार करता है तो उसे उसके लिए एक मैकेनिज़्म विकसित करना पड़ेगा, जिसमें उन युद्ध अपराधियों को, जिन्होंने बलात्कार किए हैं, जिन्होंने हिंसा की है, जिन्होंने शोषण किया है, उनको किस तरह से सज़ा दिलाई जाए। तो ये एक तरह की बात है। अब बात ये है कि जो ये किताब है वो ये करती है कि ये आंकड़ा जो हमें देखा जाए तो हम उसको बहुत संवेदना की दृष्टि से देखते नहीं हैं। 20,000 जो है ना, वो एक अंक होते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सेदिया ब्राबिच की या लिलियाना की, जो जिन महिलाओं के साथ इसमें गुजरा है सब कुछ, वहाँ वो 20,000 एक व्यक्ति विशेष में परिवर्तित हो जाता है। और जब हम व्यक्ति विशेष के शोषण, हिंसा, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की कहानी पढ़ते हैं, तब हमें ये महसूस होता है कि ये जो अपराध घटित हुआ है उसकी शिद्दत क्या है, वो कितना तीक्ष्ण है, वो हमें हमारे हृदय में किस तरह से चुभता है, वो कितना भीषण है, कितना भयावह है कि जिस व्यक्ति के साथ एक बार ये घटना हो जाती है, उस व्यक्ति का बाकी जीवन कैसे गुजरेगा। यहाँ ये कहना बहुत आसान होता है कि आप उस जो आप पर गुजर चुका है, कई सारे लोग कई तरह से बात करते हैं, और कई इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जो व्यक्ति विशेष होते हैं, वो इस तरह की दुर्घटना के बाद जो सर्वाइवर है, जो पीड़ित है, वो उसका जो रिएक्शन होता है, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो अलग होती है। एक है
जो वापस साहस के साथ उठ खड़ा होता है, एक है जो जीवन भर अपने हृदय में उस सूल की तरह सीने में, जैसे एक जगह कहा भी गया है कि ये ऐसा है जैसे रीढ़ की हड्डी में कोई गोली लगी हुई है जिसको निकाला नहीं जा सकता, और उसका दर्द आपको तब तक महसूस होगा जब तक कि आप मर नहीं जाते। तो उस तरह से लेके चलते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो इस व्यथा से हार कर आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो दास्तान है, पूरा का पूरा जो वर्णन है, वो इतना जिसको कहा जाए कि हृदय को चुभने वाला है, हृदय को दर्द देने वाला है, कि इसको हम पढ़ते समय ऐसा लगता है कि हम एक तरह से शून्य में चले गए हैं। हम ये महसूस करने लगते हैं कि हम उसका हिस्सा हैं, ये हमारे साथ घट रहा है। और तब हम समझ पाते हैं कि युद्ध ने, और जिसमें, और युद्ध मूलतः देखा जाए तो जो सत्ता है, जो सत्ता का नशा है, उसी का परिणाम है कि हम अपने जो ज़मीन हमारे पास है, जो संपत्ति हमारे पास है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, और हमें अपने उस मर्दानगी का अहंकार है कि हम दूसरे देश को या दूसरे समाज को नष्ट कर सकते हैं, वहाँ से प्रेरित होता है। अगर मनुष्य और मनुष्य के बीच की समानता हो, अगर हम मूल तौर पर अपने परिवार में, अगर हम, ये पूरी दुनिया की बात है कि अगर हम अपने परिवार में बराबरी की बात करें, जहाँ बेटे और बेटी के बीच में कोई फ़र्क ना हो, और ये बात गरिमा श्रीवास्तव बिल्कुल शुरुआत में कहती भी हैं कि इसकी शुरुआत कोई अचानक नहीं हो जाती। देश कोई अचानक, ऐसी कोई एंटिटी नहीं है या ऐसा कोई गठन नहीं है जो अचानक बन जाता है या शून्य में से बन जाता है। उसका गठन जो है ना, बहुत सारे परिवारों और समाज को मिलकर ही होता है। एक समाज होता है, उसे ही हम अंततः, जब वो एक सरहद में बट जाता है तो उसे हम राष्ट्र का नाम देते हैं, और उसका व्यवहार वैसा ही होता है जैसा उस समाज का व्यवहार है। राष्ट्र का व्यवहार कोई अलग से नहीं होता है। और ये होता है कि ये जो अपनी सत्ता और अपनी जो मैस्कुलिनिटी है, जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, उसको जताने की युद्ध छिड़े जाते हैं, और युद्ध में तबाहियाँ होती हैं, और उन तबाहियों से मर्दानगी का जो भाव है ना, वो सुगठित होता है, संगठित होता है, और ताकत पाता है। उन्हें ये महसूस होता है कि हम इस तरह से और ताकतवर बन रहे हैं, और उनका अपना जो अहम है उसको दूसरों की बर्बादी से एक किस्म की संतुष्टि मिलती है, एक किस्म का आनंद मिलता है। और ये सिलसिला हजारों सालों से इसीलिए चल रहा है। तमाम बातों, तमाम प्रतिरोधों के बाद, तमाम ऐसी विचारधाराएं हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे धर्म आए जिनमें ये बात कही गई लगातार कि युद्ध जो है ना, वो मनुष्य के लिए एक अच्छी घटना नहीं है, हिंसा अच्छी घटना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद युद्ध निरंतर अभी भी जारी हैं। एक अभी मैं हमारी फेसबुक पर एक फ्रेंड है, उनका नाम है रूपम गंगवार, तो उन्होंने किसी रेफरेंस के साथ में एक पोस्ट डाली है, और उसमें एक तरह से अगर हम कहें कि ये युद्ध जो है ना, उसमें उसकी बात करने के साथ साथ आखिर युद्ध में जब एक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र की सीमाओं को अपने में समाहित कर लिया है, तो उसके बाद स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार की क्या आवश्यकता है। तो ये हिंसा, इसीलिए जो है ना, बलात्कार जो है ना, वो जैसा कि अक्सर इस तरह की बातें आती हैं कि यौनिक उत्तेजना या यौन जो सेक्सुअल डिज़ायर है जिसको, उसकी पूर्ति के लिए बलात्कार किए जाते हैं। तो ये निष्कर्ष निकलता है, और लगातार इस पर बात हो रही है कि ये बात इस तरह से है नहीं। ये मूलतः बलात्कार की दुर्घटना को कैसे पैसिफाई किया जाए, इसके लिए एक इस तरह का गठा हुआ विचार है कि जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसकी वजह से बलात्कार होते हैं। बलात्कार की जो की पूरी मानसिकता है या बलात्कार के पीछे के जो मिथ हैं, उनको समझने की बहुत आवश्यकता है।
तो उसमें जैसे अक्सर कहा जाता है कि कम कपड़े अगर पहनेंगी महिलाएँ तो उनके साथ बलात्कार हो सकते हैं। तो ये धीमे धीमे अब अनफोल्ड होता जा रहा है कि नहीं, इस तरह की कोई बात ही नहीं है, बल्कि अगर ऐसा होता तो फिर वो बहुत कम उम्र की जो बच्ची है या बहुत ज़्यादा उम्र की जो महिला है उसके साथ, जिसने कोई इस तरह के उत्तेजक कपड़े नहीं पहने हुए हैं लेकिन इसके बाद भी बलात्कार होते हैं। तो बलात्कार का, या फिर इस तरह का भी कहा जाता है कि अगर औरतें नशा करती हैं तो उनके साथ बलात्कार होते हैं, या फिर कई बार ये भी एक मान्यता है पूरा का पूरा कि इस पर कई सारे अपराधियों से अगर बात की गई है जो इस तरह के हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि हमारा ये मानना है कि जब हम बलात्कार करते हैं तो हम ये महसूस करके चलते हैं कि जिनके साथ बलात्कार हो रहा है वो भी इसका आनंद उठा रही हैं। इस तरह की बातें आती हैं लगातार। और ये भी आता है कि चूंकि पुरुष जो है ना उत्तेजना में था तो उसके पास बलात्कार करने के अलावा कोई तरीका नहीं था। तो ये जो बात है पूरी की पूरी, यही युद्ध के दौरान जो बलात्कार होते हैं उन पर लागू होती है। युद्ध में किसी को पता नहीं है कि वो किससे मिलने वाला है, वो कहाँ जाने वाला है, उसको कुछ भी इस तरह का अंदेशा नहीं है कि वहाँ वो किसके साथ बलात्कार कर रहा है। लेकिन बलात्कार के पीछे जो मूल कारण हैं उनको हमको समझना बहुत ज़रूरी है, और वो है कि एक है बदला लेने की भावना, एक है कि वो किस तरह से, और वो व्यक्तिगत तौर पर भी हो सकता है, हमारे पारिवारिक स्तर पर हो सकता है, वो हमारे जातीय स्तर पर हो सकता है, या हमारे स्थानीय आधार पर हो सकता है। और वही पूरी की पूरी संवेदना जो है ना वो राष्ट्र के तौर पर काम करती है कि वहाँ पर किस तरह से पूरे एक संगठित तौर पर राष्ट्र जो है ना, जब दूसरे राष्ट्र के लोगों पर आक्रमण करता है तो किस तरह से उस पर वो बलात्कार करेगा। और ये हम देखते हैं कि यहाँ पर जब बलात्कार होते हैं और यौनिक हिंसा होती है तो उसमें ये निकल के सामने आता है कि जो हिंसा हो रही है और जो एक तरह का जो उत्तेजना है उसमें आपस में कोई संबंध नहीं है। बलात्कार जो है ना, मूल तौर पर देखा जाए तो जो स्वाभाविक तौर पर मर्दों के अंदर जो एक हिंसा है जिसका पाठ उसको पढ़ाया जाता है, तो वो उसी वही जो आप मानसिकता है या वही जो उत्तेजना है वही युद्धों में या इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें निकल के हम सामने आती है। आप देखेंगे कि इसका भी अपना एक हम किस तरह से इसको कैटेगराइज करते हैं कि हमने देखा है कि भारत में लगातार युद्ध होते रहे, और जब जो एथनिक कन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें एक ही प्रजाति है, एक ही जाति है, एक ही धर्म है, और वहाँ पर अगर यौनिक हिंसा होती है तो उनका सोचने का जो तरीका है वो अलग होता है। हम उसको जब लेते हैं कि जब हिंसा हो रही है तो या यौनिक हिंसा हो रही है तो हम उसको सामान्य तौर पर लेते हैं कि जैसे हमने देखा है कि आप सब लोगों ने जो आला खंड है, आला उदल पढ़ा होगा, उसमें लगभग हर एक जो लड़ाई है वो स्त्रियों को प्राप्त करने के लिए की गई है। वो कहा भी जाता है कि जा घर देखी सुगर लड़कनी तागर जाए धरी तलवार। तो लेकिन कहीं भी जब हम बात करते हैं तो चूंकि वो सजाती है और उसमें न केवल उसमें आप जब कहानियाँ पढ़ेंगे और ऐसे, ये तो एक उदाहरण है, इसके अलावा भी इतिहास में जब भी आप कोई कहानियाँ पढ़ेंगे और जब इस तरह के युद्ध हुए हैं तो युद्ध के साथ जब संपत्ति आती है तो स्त्रियों को भी वैसे ही लाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद ही उसकी कभी चर्चा नहीं होती, कभी हम ये कहते नहीं हैं। लेकिन जब यही अलग अलग जो एथनिक ग्रुप्स हैं, अलग अलग जो जातियाँ हैं वो अगर अलग अलग हैं तो फिर हम उस पर चर्चा करते हैं। अब हम उसको विशेष तौर पर लेते हैं और उसका एक उदाहरण है, जैसे जितने भी भारत में जो जौहर हुए हैं, भारत में जो जौहर हुए हैं तो उसका कारण सिर्फ यही है कि स्त्रियां हमारी संपत्ति हैं, लेकिन वो अगर
उस पर हमारा अधिकार है और हम निर्णय करते हैं कि स्त्रियां कहाँ जाएंगी। अगर वो स्त्रियां हमारे जो लाइक माइंडेड लोग हैं या हमारे सजाती हैं वहाँ पर जाती हैं और उनके साथ वही दुर्व्यवहार होता है तो हमारे लिए वो चिंता का विषय नहीं बनता है। पितृसत्ता का या जो मर्दानगी और पितृसत्ता का जो मिला जुला स्वरूप है जो आपके मानस को विकसित करता है, वो उसको एक अपराध या एक दुर्घटना के तौर पर नहीं लेता है। लेकिन जब वही चीज़ दूसरे के साथ होती है कि जिसमें हम देखेंगे कि कभी भी जब सजातीय कन्फ्लिक्ट हुए हैं या युद्ध हुए हैं और स्त्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया है, उनको जीत के अपने जो चाहे वो हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों उनके हरम या उनके जो रनिवास होते थे उनमें मिलाया गया है, तब उन पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन जब धर्म अलग होते हैं तो हम ये जो है ना एक पितृसत्ता या मर्दानगी का ये एक रिफ्लेक्शन है कि जब जौहर होते हैं तो वो तभी होते हैं जब वो दूसरे धर्म के लोग हैं, जब वो आक्रमण कर रहे हैं और स्त्रियां उनके यहाँ अगर जा सकती हैं तो ऐसी स्थिति में फिर वो एक कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। और चूंकि स्त्रियां वैसे ही हमारी संपत्ति हैं तो वो उनका ये कहना है कि वो स्त्रियां जो है ना जो हमारी संपत्ति है वो उनको ट्रांसफ़र नहीं होगी जो हमारे धर्म को बिलोंग नहीं करते। तो लगभग वही स्थिति है और यही धीमे धीमे करके इसमें आता है। तो ये जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो हम इसमें कई जगह पाते हैं, मैं कुछ ऐसे इसमें पृष्ठ हैं जिनको मैं बाद में पढ़ के सुनाना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें हैं जिन पर बात करना चाहता हूँ कि एक ये जो बात है जो यौनिक हिंसा के पीछे आती है कि किस तरह से एक उस तरह का मर्द बनता है जो यौनिक हिंसा कर रहा है, तो बड़ी वो स्वाभाविक बात है वो कही जाती है कि किस तरह से ये पूरी की पूरी बातचीत कहाँ से शुरू होती है। ये एक परिवार का अपना जो संगठन है उससे शुरू होती है। परिवार में हम करते ये हैं कि हम बहुत छोटी छोटी बातें करते हैं। हम स्त्री और पुरुष को जीवन के हर एक क्षेत्र में या जो एक पारिवारिक तौर पर एक प्रशिक्षण प्राप्त होता है उसके हर एक क्षेत्र में हम ये बताते हैं कि लड़का प्रमुख है, लड़की उससे कमज़ोर है। आप इसमें जिक्र भी आया है, इसमें वो लगातार पढ़ रही हैं सिमोन द बुआ को और उनके जो रेफरेंसेस हैं उनका इस्तेमाल कर रही हैं और वो बार बार ये कह रही हैं कि ये जो युद्ध है, जो हिंसा है जो स्त्रियों पर ढाई गई है, वो उसका मूल कहीं ना कहीं इस बात में है कि हमने जिस तरह का पितृसत्तात्मक समाज बनाया है और उस पितृसत्तात्मक समाज ने स्त्रियों को मानने पर मजबूर कर दिया है कि वो दो यम हैं या कमतर हैं और पुरुष जो है ना वो अपने आप को उस प्रशिक्षण की वजह से श्रेष्ठ मानने लगा है और पुरुष ये मानता है कि वो ज़्यादा ताकतवर है और ये पूरा का पूरा संचालन जो है ना व्यवस्था का वो वही कर सकता है। और ये जो विचार है कि जब हम अपने लाडले बेटे को पूरी तरह से जब सपोर्ट करते हैं, उसके पक्ष में, उसके हर बुराई के हर अच्छाई के पक्ष में खड़े होते हैं, हम लड़की को हर एक बात पर टोकते हैं और लड़के को हर एक बात पर बढ़ावा देते हैं, तो ये बात ही जब द सेकंड सेक्स में सिमोन द बुआ कहती हैं और वो इसके बाद कई सारी किताबों को लगातार जिक्र करती हैं, उसमें ड्यूटीफुल डॉटर भी है और भी जो किताबें हैं जो सिमोन द बुआ ने लिखी हैं। और सिमोन द बुआ का अपना जो जीवन है जिसमें वो जेंडर का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है उसकी विवेचना करती हैं। किस तरह से एक निर्माण जो होता है ना वो एक स्त्री का निर्माण होता है। हम सब जानते हैं कि उन्होंने उसमें कहा है कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। तो ऐसे ही पुरुष भी पैदा नहीं होता है, वो भी बनाया जाता है। और उसकी प्रशिक्षणशाला क्या है? उसकी प्रशिक्षणशाला हमारा अपना परिवार है, जहाँ पर हम जेंडर वायलेंस सिखाते हैं कि पुरुष को हम श्रेष्ठ बनाते हैं और स्त्री को हम बनाते हैं कि ये पुरुष है और आप लगभग इसकी सेवा के लिए बनी हुई हो। और यही कारण है कि वो लगातार उतना टॉक्सिक होता जाता है, उसके अंदर वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बिल्ट होती जाती है और वो लगातार हिंसक होता जाता है। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि इसका जो यही कारण है कि हिंसा करने वाला या यौनिक हिंसा करने वाला, बलात्कार करने वाला
उसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। कहते हम जरूर हैं, जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो जब भी हम बात करते हैं, यहाँ तक कि जो संस्थाएं हैं, संगठन हैं, पुलिस है, वो सब भी ये कहता है कि ये इसका जो बैकग्राउंड है वो कुछ विशेष है, कि ये झुग्गी झोंपड़ी से आया है, या ये गांव से आया है, या ये गरीब वर्ग से है, या ये फलां काम करता है, या ये इस जाति से है, इस धर्म से है। इस तरह की टैगिंग अक्सर की जाती है। लेकिन जब हम एक इंडिविजुअल केसेस को एनालाइज करते हैं तो हम पाते हैं कि इसके पीछे कोई ऐसा कारण नहीं है। जो यौन हिंसा करने वाला है उसका कोई वर्ग नहीं होता, वो कहीं से भी आ सकता है। और ये जो किताब है, इसमें जब वो यूगोस्लाविया की बात करते हैं तो उसका एक बिल्कुल एक सिलसिला शुरू होता है, जिसमें वहाँ का एक नायक है कि जब सर्बिया के जो अल्बानिया एक देश है, ये जस्ट उससे पहले की बात है, तो अल्बानिया में जो सर्बियंस हैं, सर्ब हैं, वो सर्बों के साथ वहाँ के जो मुसलमान हैं वो शोषण कर रहे हैं। तो इसका जैसे ही जो विघटन होता है, उसके बाद में एक मिसेलोनोविच नाम है उसका, तो वो एक नायक के तौर पे आता है, वो जो वहाँ का डिक्टेटर बनता है, और वो वहाँ का बदला जो अल्बानिया में उनके साथ हुआ है उसका बदला फिर बोस्निया हर्जेगोविना और क्रोशिया में लेता है। और इतने संगठित ढंग से फिर अपराध होते हैं कि बाकायदा सैनिक आदेश प्राप्त होते हैं, और आदेश प्राप्त होते हैं कि आज आप उनको टारगेट दिया जाता है कि आज आपको इतनी महिलाओं के साथ में बलात्कार करने, यौनिक हिंसा करनी है। और फिर वो संगठित तौर पर जैसे पूरा 1 दिन का 2 दिन का समय लेते हैं, और उसके बाद में महिलाएं जैसे आ जाती हैं 100-200 महिलाओं को लेके आते हैं, फिर उसमें कैटेगराइज करते हैं कि बुजुर्ग महिलाएं कौन सी हैं जो बलात्कार के लिए उपयुक्त नहीं है। बात करते समय, जब पढ़ते समय या बात करते समय जिस बीभत्स ढंग से इस सबको अरेंज किया जा रहा है, वो आपके अंदर ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ टूट रहा है। लेकिन वहाँ वो बहुत अच्छे ढंग से, मतलब व्यवस्थित ढंग से, जिसको हम कहेंगे एक किस्म का प्रबंधन है कि किसका बलात्कार किया जाना है। और उसके बाद में कैटेगराइज करते हैं, फिर वो गर्भवती महिलाएं उनको अलग कर देते हैं, बुजुर्ग महिलाएं उनको अलग कर देते हैं, कम उम्र की लड़कियां उनको अलग कर देते हैं, और फिर देखते हैं कि अब ये 50 महिलाएं बची हैं, 50 महिलाओं में फिर कैटेगराइज करते हैं कि सुंदर महिलाएं कौन सी हैं, पहले बलात्कार करने लायक कौन सी हैं, बाद में बलात्कार करने लायक कौन सी हैं। और ये सिलसिला अंत तक चलता है और ये रुकता नहीं है। उसमें कई सारी महिलाएं जिनको ये पूरी की पूरी प्रक्रिया के खत्म होने के बाद में उनको मार दिया जाता है। कई जगह, कई गांव, कई कैंप ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को मार दिया जाता है, और पता चलता है कि 200 महिलाएं लाई गई थी, उसमें से कोई अंततः नहीं बचता है। अगर बलात्कार जो है ना केवल शारीरिक उत्तेजना का विषय होता तो वो महिलाओं को मारा नहीं जाता। मूलतः बलात्कार जो युद्ध में हिंसा होती है, जो युद्ध में हम दूसरे लोगों को मार देते हैं, दूसरे नागरिकों को मार देते हैं, उनको कत्ल करते हैं, जेनोसाइड होता है, बलात्कार उसी का एक हिस्सा है। और ये जो है ना यहाँ पर अलग अलग तरह से व्यक्त होता है और कई सारी कहानियों के माध्यम से व्यक्त होता है। कई कैंप ऐसे हैं जिसमें अंततः कोई स्त्री नहीं बचती है, एक स्त्री बचती है जो पूरे 200 लोगों की कहानी सुनाती है कि ये हुआ था यहाँ पर। इस तरह से सर्बियन जो सैनिक हैं उन्होंने, चूँकि हमारे साथ वहाँ पर हुआ है, तो ऐसे करके यहाँ पर लाते हैं। और कई जगह जो बात होती है वो उस तरह से बातें सामने आती हैं। हमें एक जगह एक बच्ची के बारे में बात आती है और उसका नाम है नीसा। यहाँ जो कहानियाँ हैं, जो वास्तविकता हैं, कहानियाँ नहीं हैं, हम उनको कहानी कह रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता है वो इतनी वेदनापूर्ण है कि उनका वर्णन करने में उसके लिए हमें शब्द मिलते नहीं हैं। हम उनको केवल महसूस कर सकते हैं कि उन पर क्या गुजरा होगा। यहाँ पर बात आती है कि किस तरह से एक लड़की है नीसा, और उसकी माँ के साथ बलात्कार हुआ है। उसके बाद उस नीसा के साथ, जिसका नाम डोरा मिखोविच है, और उसके बाद नीसा के साथ जब आता है तो वो सर्ब जो है ना अपने कई दिनों से पहने हुए जुर्राबे हैं वो उसके मुंह पर रख देते हैं, और उसके बाद उसको ऐसा महसूस होता है कि नीसा की आंखों पर सर्ब सैनिकों ने सड़े बदबूदार जुराबें बांध दी,
दुर्गंध का भभका नाक से होता हुआ गले और छाती तक समा गया। उसने जुराबें फेंक दी और उसको तब तक मारा पीटा गया जब तक कि उसने ये नहीं कह दिया कि जो सर्व सैनिक हैं उनके जुराबों में बास नहीं आती है। और ये सिलसिला लगातार चलता है। और इसके 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 बाद जो बात आती है उसमें अगली जो कहानी है वो फिर सेदा ब्रानिस की है। तो इसी तरह से चाहे वो डोरा मिखोविच हो, चाहे नीसा हो, चाहे सेदा ब्रानिच हो, या उसकी बेटी हो, ये बातें जो है ना, ऐसा लगता है कि ये लगातार ये जो सिलसिला चलता रहता है। और इसमें एक जो शरणार्थी शिविर है वहाँ पर जो मुसलमान महिलाएं हैं और उनको टारगेट करके उनके साथ में बलात्कार किए जाते हैं। और वो एक जिसको बाद में वो जो ना एक तरह की एथनिक क्लींजिंग का नाम देते हैं। वो ये कहते हैं कि सर्वों का जो वीर है वो बहुत उच्च कोटि का है और हम सब ये जो महिलाएं हैं ना ये इस प्रजाति को नष्ट कर देंगे, इनके सभी औरतों के जो गर्भ में है ना वो सर्व वीर डाल देंगे ताकि एक उच्च किस्म की मानव की जो प्रजाति है वो पैदा हो। और इस तरह से लगातार जो ना चलते रहते हैं। इसमें सियादा ब्राबिच है जिन्होंने उस समय कुछ काम किया है वहाँ पर, वो लिखती हैं उसमें कहते हैं कि जब तक हम ऐसी परिस्थितियों से रूबरू नहीं होते हैं, जब तक हम देखते नहीं हैं, हम व्यक्तिगत तौर पर नहीं देखते हैं कि किस तरह से यौन प्रताड़ना और यौन हिंसा हो रही है, हम उनको सही तरीके से सही संदर्भों में समझ नहीं सकते हैं। अगर कोई जैसे कहा जाए कि अगर टीवी पर एक सामूहिक बलात्कार की घटना का जिक्र हो रहा है, उसके बारे में रिपोर्टिंग हो रही है, तो एक हम जैसे लोग हैं जो उसको सुनेंगे, दूसरा वो महिला है, एक पुरुष की संवेदना अलग होगी, है ना, एक संवेदनशील पुरुष की संवेदना अलग होगी, एक महिला की संवेदना अलग होगी। और सबसे कठिन होगा उसके लिए सुनना जो कभी इस तरह की परिस्थितियों से गुजर चुकी है। सियादा ब्राबिच हैं, वो कहती हैं कि युद्ध में बलात्कार पीड़िताओं को मिलने से पहले लगता था कि बलात्कार पुरुष का मनोजैविक विचलन है। ऐसा आक्रमण जो यौनांगों पर किया जाता है, जिसे आज भी अखबार, मीडिया सनसनी खुलासों और ब्रेकिंग न्यूज़ की श्रेणी में रखते हैं, ऐसा कृत्य करने वाले के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाया या किसी खास वेशभूषा के उद्दीपन का काम किया। यहाँ तक कि उस पुरुष की आदिम नैसर्गिक वृत्ति है जो उसके साथ जोड़ा जाता है। लेकिन मैं जान गई हूँ कि ये कामोत्तेजना का दबाव नहीं है, मृत्यु का भय है। ऐसे आक्रमण आत्मरक्षा के उद्देश्य से कभी नहीं किए जाते। कोई भी ऐसा कहते नहीं मिलेगा कि एक स्त्री ने उस पर हमला किया, इसलिए उसने स्त्री के साथ ज़बरदस्ती की। ये ऐसे घाव हैं जो दिखते कम हैं, टीसते ज़्यादा हैं। मन और मस्तिष्क दोनों को ही एक ही बार से घायल करने का सबसे कारगर हथियार है, जिससे लगी चोटें इतनी गहरी कि जो शोषित और जिसके साथ बलात्कार हो चुका है वो ना तो कभी इससे व्यक्त कर पाता है, ना ही कभी इसे भूल पाता है। और युद्ध के दौरान लगातार बदला लेने के लिए, उन पर अपना आतंक का जो राज्य है उसको कायम करने के लिए, भय का संचार करने के लिए, नागरिकों के विस्थापन करने के लिए बलात्कार की सांगठनिक तरह से छूट दी जाती है। और हम देखते हैं कि ये अक्सर तब होता है जब जो एथनिक क्लैसेस होते हैं, कि एक एथनिटी ग्रुप होता है, सजातियों के बीच में कम होते हैं, विजातियों के बीच में ज़्यादा होते हैं। चाहे वो उसका आधार जो है ना जाति हो, चाहे धर्म हो या कोई दूसरा कारण हो। और उनको फिर ये बताने के लिए कि वहाँ पर कि सैनिक हमारे बहुत दिनों से घर से दूर हैं, उन्हें वो शारीरिक सुख नहीं मिल पा रहा है, और इस वजह से उनको ये छूट दी जाती है कि वो जाकर और वहाँ पर बलात्कार करें। और इसमें बिल्कुल कई बार ऐसा हुआ कि एक तरह से जो
एक कोई समूह है तो वो किस जाति का है, किस एथनिक उसकी जो आइडेंटिटी है उसके आधार पर है, और उसके साथ में फिर बाद में सामूहिक तौर पर या सांगठनिक तौर पर बलात्कार किए गए। कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो किताब में आती हैं, जो नाम है, जिनके साथ में घटनाएं हुई हैं, तो मैं कुछ घटनाओं को इसमें इस किताब से सीधे पढ़ के सुनाना चाहूँगा, क्योंकि बिना उसको सुनाए शायद इसकी जो संवेदना है वो आप तक नहीं पहुँचेगी। इसमें कई जगह स्त्रियों के नाम हैं, कई जगह नाम नहीं हैं, किसी ने अपने नाम छुपाए हैं, किसी ने यहाँ तक कि कई सारे लोग समूहों के साथ में, कई सारे समाजों के साथ, कई सारी स्त्रियों के साथ इस तरह का गुजरा है कि वो जब जिन पर उनको बचाने की जिम्मेदारी थी वो नहीं थे वहाँ पर, तो उसके बाद में जब वो लौट के आए तो उनको नहीं बताया गया, कुछ को बताया गया तो उन्होंने आत्महत्याएं कर लीं, और कुछ के साथ ये कहा गया और ये भी हुआ कि वहाँ पर जो भी जाति या धार्मिक समूह हैं उनकी अपनी मान्यताएं हैं, कि ये सभी लोगों में ये साहस नहीं था कि वो अपने पुरुषों के साथ, अपने परिवारों के साथ या अन्य लोगों के साथ, या इवन यहाँ तक कि जो संस्थाएं हैं जिन्होंने बाद में काम किया उन संस्थाओं के साथ में वो अपने ऊपर जो गुजरा है, और वो एक पूरा एक तरीका है कि किस तरह से इनको समझा जाना है, उस पर भी अगर मुद्दे पर भी बात हो रही है तभी भी उन्होंने अपनी जो दर्दनाक घटनाएं उनके साथ घटी थी, उनके साथ जो हिंसा हुई थी, उसको शेयर नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके पुरुष जो लौट के आ गए हैं, अगर वो ये बताएंगे कि उनके साथ में बलात्कार हुए हैं तो इसके बाद में उसको अपनाएंगे नहीं, और उनको अपना जो परिवार है उससे हाथ धोना पड़ेगा। तो कई सारे सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव हैं जो इस पूरी की पूरा हिंसा जो इस पूरे क्षेत्र पर एक लंबे समय तक बनी रहती है, उसमें कई तरह से सामने आते हैं। एक इसमें घटना है 1992 में फोका की स्कूल जाने वाली लड़की बताती है कि कैसे जोरान वोकोविच नामक आदमी ने उससे ज़बरदस्ती संसर्ग किया और बाद में दूसरों के आगे परोस दिया। स्कूल में सैनिकों का जत्था घुसा और 8 लड़कियों को चुनकर उनके निचले कपड़े उतारकर फर्श पर लेटने को कहा। पूरी क्लास के सामने इन 8 का जमकर बलात्कार किया गया। सैनिकों ने बोस्नियाई मुसलमान लड़कियां चुनी, उनके मुंह में जबरन गुप्तांग ठूंसे और कहा, तुम मुसलमान औरतें, और उसके साथ में कई सारी गालियां, हम तुम्हें दिखाते हैं। उनके पास कोई शब्द ऐसा नहीं था जो उसकी यातना को व्यक्त करने में सक्षम हो। बार बार यही कहती है, एक औरत के साथ इससे बदतर कुछ नहीं हो सकता। एक बाल्कन स्त्री के बारे में एक जिक्र किया गया है यहाँ पर। मैं अपने बेटे को लेकर जंगल में छिप गई थी। मेरा 16 साल का बेटा मेरे साथ था, लेकिन बेटी को मैंने घर के तहखाने में छिपा दिया था क्योंकि सुनने में आया था कि वे लड़कियाँ उठा ले जाते हैं। उन्होंने मुझे पकड़कर धमकाया, बेटे के सामने मेरे कपड़े उतारे और चाकू से बेटे का गला रेत दिया। मम्मा, यही अंतिम शब्द जो मेरा बेटा बोल पाया। कभी वे मुझे 2-3 दिन के लिए कैंप में ले जाते, फिर होटल वापस छोड़ जाते। मैं गिनती भी भूल गई थी कि उन्होंने कितनी बार मुझसे बलात्कार किया। होटल के सारे कमरों में ताले लगे रहते। वे खिड़की के रास्ते हमें रोटी फेंकते, जिसे हमें दांतों से पकड़ना था क्योंकि हमारे हाथ तो पीछे बंधे रहते। सिर्फ बलात्कार के वक्त ही हमारे हाथ खोले जाते थे। हमें समय का ज्ञान भूल गया था। हमारी देह को सिगरेट से जलाया जाता। जीभ पर चाकू चलाकर मांस का टुकड़ा काट लिया जाता। हम में से अधिकांश औरतें न बोलती थीं न रोती थीं। कुछ ने तो अपनी जान भी ले ली और कई तो दर्द और भूख से मर गईं। कई औरतों का 7 से 9 घंटे के बीच 9-10 बार बलात्कार हुआ। कुछ बलात्कारों की रिकॉर्डिंग भी की गई जिनको बाद में पोर्नोग्राफी के बाज़ार में दे दिया गया। ऐसे ही एक घटना है सेम्सा एजिक की।
सेम्सा आइजैक को जुलाई 1992 में सर्व अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी ने जासाविचा भेज दिया। उसका किशोर बेटा द्वेजद गोली का शिकार हो गया। बेटे के गम में गाफिल, अपने आप से बिल्कुल बेखबर सेम्का का कहना है, मुझे क्या मालूम था कि मौत से भी बदतर हालात अभी झेलने बाकी हैं। जासाविचा के एक खाली घर में औरतों के झुंड में उसे रखा गया। बुरी तरह पिए सर्व सैनिकों ने बंदूक की नोक पर ज़बरदस्ती एक एक को कमरे में ले जाकर पूछा, क्या मुझे बंदूक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद शारीरिक प्रताड़ना का लंबा सिलसिला चलता रहा, तब तक जब तक सर्ब और बोस्नियाई कैदियों की पारस्परिक आदान प्रदान की प्रक्रिया में उनकी रिहाई नहीं हुई। एक पत्र है इसमें जो उस समय उन्होंने लिखा है, अपनी किसी मित्र को लिखा है जिनका नाम सुमन है। ये पत्र भी एक तरह से पूरी इस बातचीत को समाहित करता है कि किस तरह से जो वहाँ पर घटनाएं हुई और उस दौरान उन्होंने किस किस तरह से महसूस किया। और इस दौरान जब वो ये किताब जब लिखी गई, शुरुआत में जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो मुझे ये लगा कि वो एक किस्म का जो नॉस्टैल्जिया है शांति निकेतन का, शांति निकेतन में पढ़ी हैं और वो उसका बार बार जिक्र करती हैं। तो मुझे ये लग रहा था कि ये इतना दर्दनाक कहानियाँ हैं, इसके बीच में इस नॉस्टैल्जिया को बीच में लाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन बाद में जब मैं इसको अंत तक पढ़ते पढ़ते गया तो मुझे लगा कि जिस तरह का इतनी दुख से भरी हुई इतनी कहानियों का जो दबाव आपके दिमाग पर बनता है, एक पाठक के दिमाग पर बनता है, अगर उसमें कोई किसी तरह की एक रचनात्मक राहत न मिले तो मुझे लगता है कि दिमाग की नसें फट जाएं। तो वो लगातार कुछ रविंद्रनाथ की कविताओं का, दूसरी बातों का बीच बीच में जिक्र ले आती हैं। वहाँ के स्थानीय जो परिस्थितियाँ हैं, वहाँ का जो मौसम है, वहाँ की जो कॉफ़ी शॉप्स हैं, वहाँ पर किस मार्केट में क्या बिक रहा है। जब यात्रा करते समय एक जगह से दूसरी जगह वो जा रही होती हैं तो उस समय वहाँ का जो सीनिक ब्यूटी क्या है उसका वो वर्णन करती हैं। तो मुझे लगा कि इस छोटी सी किताब में इस तरह के वर्णन की क्या आवश्यकता थी। तो मैंने जब अंत तक जब मैं पहुँचा तो मुझे ये लगा कि जिस तरह का पूरी हिंसा, शोषण, बलात्कार, उसकी पूरी कहानियाँ सुनते सुनते जिस तरह का मानसिक दबाव आपके ऊपर बनता है, जो तनाव बिल्टअप होता है, तो ये कहानियाँ जो है ना बीच बीच में वो एक तरह से रचनात्मक राहत का काम करती हैं। अन्यथा संभव ही नहीं है कि आप इस पूरी किताब को पढ़ लेंगे। ये जो पत्र है थोड़ा सा लंबा है, तो ये मैं ज़रूर पढ़ के सुनाना चाहूँगा क्योंकि ये मुझे लगता है कि इसका पूरा जो एक तरह का एपिटॉम है। प्रिय सुमन, तुमने लिखा है कि मैं फ़ोन क्यों नहीं करती। सच कहूँ तो जी नहीं करता। औरतों के अनुभव इतने विचलित करने वाले हैं कि अपनी कोई ज़रूरत याद ही नहीं रहती। बाज़ार तो अक्सर जाना होता ही है, रोज़मर्रा की चीज़ें मसलन कॉर्नफ्लेक्स और ब्रेड लेने, पर सच बताऊं कुछ खरीदने का शौक़ ही ख़त्म हो गया है। उक्की ने जो दांतों को चमकाने वाला पेस्ट मांगा था वो मिल गया है, लेकर रख लिया है। इन दिनों क्रोआती सीखने की कोशिश कर रही हूँ। खुश हूँ यह कहना झूठ होगा, बस चल रहा है। कभी कभी अकेलापन बड़ा मारक लगता है, जैसे आप लंबी कभी न ख़त्म होने वाली अंतहीन सड़क पर चले जा रहे हैं। याद है तुमने कहा था कि पेड़ पौधे, मेघ, वृष्टि देखने मात्र से ज़िंदगी नहीं चलती। तब नहीं समझ आता है कि केमिस्ट्री की पढ़ाई ने तुम्हें कितनी व्यवहारिक दृष्टि दे दी है। हम जो विषय पढ़ते हैं उसका प्रभाव व्यक्तित्व पर न पड़े यह संभव है। नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट में हेबरमास ने इतिहास, साहित्य, दर्शन और समाज विज्ञान जैसे अनुशासनों को मुक्तिदायी अनुशासन कहा था। आज जबकि होटल मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंट्स, सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ना पढ़ाना सम्मानजनक और बेहतर पारिश्रमिक देने वाले अनुशासन हैं, जहां फैशन, टेक्नोलॉजी की जगह साहित्य और इतिहास, समाज विज्ञान पढ़ना पढ़ाना नव वैश्विक उदार पूंजीवाद के किसी काम का नहीं। धीरे धीरे ये विषय हाशिए पर जा रहे हैं।
हम मनुष्य की मुक्ति, उसके इनर सेल्फ की बात सोचते करते हैं और ये विषय आउट ऑफ फैशन है। बहुत से विश्वविद्यालयों में भाषा, साहित्य, दर्शन के विभाग दम तोड़ रहे हैं। ज्ञान सिर्फ व्यापार, तकनीकी उपलब्धि और तात्कालिक उपयोग के लिए नहीं होता, वह हमें भीतर ही भीतर संस्कारित करता है ताकि हम इस दुनिया को बेहतर बना सकें। आधुनिकता और औद्योगिक विकास को समझने के लिए हमें थियोडोर अडार्नो, मार्क्स वेबर, एरिक फ्राम, वॉल्टर बेंजामिन और हर्बर्ट मार्कुस के पास जाना ही होगा, क्योंकि वे ही हमें सांस्कृतिक औद्योगिकरण की राजनीतिक समझ दे सकते हैं, किसी व्यक्तित्व के विकास के विभिन्न चरणों के बारे में बता सकते हैं। यह भी कि विज्ञान को मनुष्य की अंतश्चेतना से दूर करके समझा नहीं जा सकता। और सब ठीक है। इन दिनों कई नई जानकारियाँ मुझे सर्बिया और बोस्निया के बारे में मिली हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तुर्कों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध करने वाले सैनिकों को चेटनिक कहा जाता था। सर्बियन राष्ट्रवादी समूह के सदस्य स्वयं को भी चेटनिक कहा। उनका कहना था कि मुसलमान औरतें छोटे चेटनिक पैदा करेंगी, तभी जातीय शुद्धता कायम की जा सकेगी। कई स्त्रियों को फोका के वेश्यालयों में ले जाकर बेच दिया गया, क्योंकि बदले में चेटनिकों को धन मिलता था। ऐसे ही 4 लड़कियां, जिनमें से 16 साल की आमना, 20 की सुबादा, 17 की आमेला और 16 वर्ष की मिरी, वे बहनें हैं युद्ध थमने के वर्षों बाद जिनका कोई पता नहीं लगा। आमेला की माँ, जो स्वयं भी यौन शोषण का शिकार हुई, उसे 3 वर्ष बाद अपनी बेटी का जो पत्र मिला उसमें लिखा था कि उसने अपना सर्बियाई नाम रख लिया है और उसकी चिंता न की जाए, और फोका के पते पर उसके कपड़े इत्यादि भिजवा दिए जाएं। कैलिनोविच, ये वो जो डिक्टेटर है जो शुरुआत में मुसलमानों से परेशान रहता है और बाद में फिर इस आधार पर, क्योंकि मुसलमानों में अल्बानिया में उनके साथ में शोषण किया है, तो वो पूरे के पूरे इस युद्ध के दौरान एक सर्व नेता के तौर पर किस तरह से लोगों पर हिंसाएं करता है और एक तरह के संगठित बलात्कार की पूरी श्रृंखला शुरू करता है और सभी को अनुमति देता है कि किसको, और टारगेट देता है कि किसको कितने बलात्कार करने हो, किस तरह से करने हैं, उसका मैकेनिज्म क्या होगा। पूरा जैसे सेना में आदेश दिया जाता है युद्ध में किस तरह से पूरी गतिविधियां संचालित करनी है, युद्ध को अपने अंतिम परिणाम तक कैसे ले जाना है, वैसे ही और उसमें किस तरह से हिंसा की जानी है, जो समूह है उस पर उसको किस तरह से प्रताड़ित करना है, तो वो उसी का एक हिस्सा है कि किस तरह से महिलाओं पर हिंसा की जाएगी। कैलिनोविच के दिनों की यातना के किस्से अनंत हैं, जिस पर मैं यह सब दर्ज कर रही हूँ। हृदय जैसी चीज़ कैसे पथरा जाती है, इसे महसूस कर रही हूँ। कैसा लगा होगा उन स्कूल जाने वाली उम्र की लड़कियों को जिन्होंने रोज़ रोज़ के बलात्कार और घर्षण से तंग आकर वेश्यावृत्ति स्वीकार कर ली होगी। जीवन उनके लिए जलती भट्टी है, क्योंकि उन्हें स्कूल, घर, खेलना कूदना याद आता होगा, याद आते होंगे माँ बाप क्या करती होंगी जब वे सब भविष्य के बारे में सोचती होंगी। उनमें से कितनों के क्या क्या सपने रहे होंगे, दोस्ती, सहेली, प्रेमी रहे होंगे। मन में होंगी हजारों अधूरे वायदों की कसक और चेहरे पर होगी झूठी ओढ़ी मुस्कान। कैसे सीखी होगी उन्होंने प्रेम करने की उम्र में ग्राहक पटाने की कला। अल्हड़ अलमस्त उम्र में कैसे धारी होगी आँख खोल रात्रि जागरण की क्षमता। खेलने कूदने की उम्र में कैसे सीखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा धन बटोरने का गुर। नलनी जमीला के आत्मकथा में कहा था कि एक स्त्री के लिए वेश्या कहलाने से बुरा कुछ नहीं हो सकता। भारत में अब भी यह सबसे गर्हित पेशा है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में अनेक प्रकार कहे गए हैं, रूपा जीवा, पण्य स्त्री, गणिका, नगरवधू, लोकांगना, नर्तकी आदि। वेश्या के बारे में कहा जाता है कि जो बाजार से आजीविका ग्रहण करे। गणिका वह जो गणना करे, गणयति इति गणिका। रूपा जीवा वह जो सौंदर्य से आजीविका कमाए। पण्य स्त्री जिसे धन लेकर खरीदा जा सके। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजतंत्र के अंतर्गत गणिकाओं की नियुक्ति का प्रावधान रखा था, जो राजपुरुषों को व्यवहार और साहित्य संगीत का ज्ञान दे सकें। लेकिन ये लड़कियां अपने को वेश्या कहलवाने का बुरा नहीं मानती, बल्कि वे स्वयं को श्रमिकों की श्रेणी में रखती हैं। बहुत सी ऐसी हैं जो अपने परिवार की आर्थिक सहायता भी करती हैं। तुम परेशान ना होना, कई बार पत्र लिखने की इच्छा नहीं होती, न किसी से बात करने की। इधर दिल्ली में किसी से मैंने कोई बात नहीं की। कभी कभी परिधि का विस्तार हमें केंद्र से विच्छिन्न भी तो कर देता है। दिल्ली का मौसम तो इन दिनों अच्छा होगा,
तुम इतनी बड़ी वैज्ञानिक हो, क्या पूछा मैं कभी जेंडर के आधार पर भेदभाव महसूस करती हो? तुम मेरे मन के बहुत करीब रही हो, इसलिए दुनिया का हाल देखते लिखते अपना रुदन नहीं रोक पाती। तुम्हें बताने में संकोच नहीं, अपना ध्यान रखना, शेष फिर तुम्हारी गरिमा। इसी तरह अब ये जो पहली जो पूरी बातचीत है, उसके दूसरे खंड में जो बातचीत शुरू होती है वो है एक युद्ध समाप्ति की ओर है, और बहुत सारी महिलाओं के साथ जो कुछ गुजर चुका है, इकोनॉमी वहाँ की जो है ना गिर चुकी है, किसी के पास काम करने के लिए कुछ बचा नहीं है, पुरुष इधर उधर जाके एक देश में दूसरे देश में अपने समाज में वहाँ रहते हुए काम ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से अपना रोजी रोटी चले, किस तरह से पेट भरे। तो उसमें स्त्रियों के लिए, क्योंकि संगठित तौर पर वो हुआ है कि इस दौरान, और उसमें ये भी बात आती है कि जितने जो यूएन संगठन हैं वो वहाँ आते हैं, शांति की प्रक्रिया शुरू करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में बहुत सारे छल प्रपंच भी शुरू होते हैं। इसमें एक लगातार, क्योंकि अब गरिमा श्रीवास्तव किसी तरह का कोई लिहाज किसी भी संस्था विशेष के प्रति नहीं करती हैं, तो वो बताती हैं कि इस तरह से यूएन संगठन की जो सेनाएं आई हैं, या यूएन संगठन से जो लोग आए हुए हैं, जिनको वहाँ पर एक पीस कीपिंग का काम करना है, वो लोग भी एक तरह की वेश्यावृत्ति का पूरा ये जो एक तंत्र बनता है उसके विकास में सहयोग करते हैं। लगातार जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन पर वहाँ पर वो जो बोस्नियाई और जो महिलाएं हैं वो भेजी जाती हैं, और वो धीमे धीमे करके एक लंबा सिलसिला जो शुरू होता है वो वेश्यावृत्ति का होता है, और वो फिर वो जो बोस्नियन और यूगोस्लाविया की जो महिलाएं हैं उनको दूसरे देशों में भेजा जाता है, कई रास्तों से, इटली, रूस, यूक्रेन और कई सारे रास्तों से उनको पूरे दुनिया भर में भेजा जाता है, और उन पर फिर वो जो एक तरह का जो संकट शुरू होता है, और वो लगातार इस तरह से बातें आगे बढ़ती हैं। और एक युद्ध समाप्त होने के बाद भी जो युद्ध के साथ साथ हम आशा करते हैं कि एक जो हिंसा और बलात्कार और शोषण का जो सिलसिला है वो थमेगा, वो थमता नहीं है, वो लगातार जारी रहता है और वो आगे बढ़ता रहता है। और उसमें वहाँ की जो महिलाएं जो कम उम्र में जिन्होंने बलात्कार झेले हैं, बाद में उनको वेश्यावृत्ति करनी पड़ती है। एक छोटी सी कहानी है, मैं बात करके और फिर मैं इसको समाप्त करूँगा, और वो सिलिया की कहानी है कि सेक्स करने वाली एक छोटी सी दिखने वाली प्यारी लड़की को सब सिलिया कहते हैं। यहाँ असल नाम कुछ और है। एक चीनी ग्राहक ने उसे सिली कहकर पुकारा, जो झोंपड़पट्टी में पैदा हुई। 7 वर्ष की उम्र में उसे दूसरे घरों में काम करने को भेज दिया गया। 11 वर्ष की उम्र तक मालिक के बलात्कार की आदी हो गई। 15 वर्ष की उम्र में बुजुर्ग मालिक ने विवाह का प्रस्ताव किया, जो उसे स्वीकार नहीं था। वह कहती है, एक पड़ोसी मदद के लिए आया, मैं नई और बेहतरीन ज़िंदगी का सपना हुए निकल आई। 5 अन्य औरतों के साथ मुझे यूनाइटेड किंगडम ले जाया गया। बताया गया कि बतौर सफाई कर्मचारी काम करना है, लेकिन असलियत कुछ और निकली। पहले मालिक ने उसे बता दिया कि यूके में आने के राह खर्च, भोजन इत्यादि की भरपाई के लिए वेश्यावृत्ति करनी पड़ेगी। और फिर ये एक सिलसिला है जो बाद में शुरू हो जाता है। और फिर जब बाकी जो संगठन आते हैं और वो जब बात करते हैं, तो वो वहाँ पर सब जो संगठन है वो कहाँ से आए हैं इस पर निर्भर करता है कि वो किस तरह की भूमिका निभाएंगे। कोई उनसे संवेदना रखता है, कोई उन पर लांछन लगाता है। कई जगह ये कहा जाता है कि चूँकि ये सब बोस्नियन जो महिलाएं थीं, इनके पति युद्ध लड़ने गए हुए थे, कहीं बाहर थे, तो इनको शारीरिक आवश्यकता थी, इसलिए इन्होंने सर्व सैनिकों को बलात्कार करने के लिए आमंत्रित किया है। कुछ कहते हैं, कुछ उस संवेदना को महसूस करते हैं, कुछ कहते हैं कि आप कि ये जो दुख है, ये जो वेदना है, इसको केवल समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, पर कोई व्यक्ति जिस पर वो गुजरा नहीं है वो उसकी इंटेंसिटी को, उसकी शिद्दत को महसूस नहीं कर सकता। और कुछ हैं जो बिल्कुल, जो जिसको कहते हैं, जो एक पूरा एक वर्ग विकसित हुआ है,
जो युद्ध के माध्यम से जब जब जो तबाही हो जाती है तो उसमें कई सारे लोगों को, कई जो उसको बिल्कुल जो है ना गरिमा श्रीवास्तव उनको गिद्ध और कौओं की श्रेणी में रखती हैं कि वो सब आते हैं, क्योंकि वो युद्ध जहाँ पर हो चुका है वो पर्यटन का स्थल भी बनता है। युद्ध जहाँ हो सकता है वहाँ एनजीओ को काम करने की संभावना है। युद्ध है वहाँ पे शांति संगठन भी आ सकते हैं और सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स है। परंतु जिसके साथ गुजरा है उसको महसूस करने के लिए, उनको राहत देने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक जब दो राष्ट्रों के बीच में समझौते होते हैं तो एक राष्ट्र समझौते की टेबल पर यूएन के या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दबाव में समझौता स्वीकार करता है और दूसरे राष्ट्र को माफ़ कर देता है। उस राष्ट्र को माफ़ कर दिया जाता है जिसने बलात्कार किए हैं। तो वहाँ वो कहती हैं कि एक स्त्री पर जो गुजरी है, जिसका बलात्कार हुआ है, अपराधी को माफ़ करने का अधिकार अगर है तो उसको है, उसके अतिरिक्त किसी को नहीं है। लेकिन ये कौन जानता है कि किसके साथ क्या हुआ है। ये अंततः एक बड़ा नंबर है, अंततः एक बड़ा आंकड़ा है और सभी जितना बड़ा आंकड़ा होगा उसका या छोटा आंकड़ा होगा वो हर एक की अपनी स्त्रियों के प्रति संवेदना से परे अपनी अपनी एक किस्म की राजनीति का हिस्सा है। आखिर मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि क्या महसूस किया गया है, क्या मैं इस किताब के बारे में जो इसकी संवेदना है उसके बारे में कुछ भी आप लोगों तक पहुंचा पाया हूं। परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस किताब के माध्यम से, इस डायरी के माध्यम से हम पूरे दुनिया भर के जो युद्ध हैं जहाँ जहाँ चल रहे हैं, जिस समय में भी हुए हैं, जिस काल में हुए हैं, जिस कालखंड में हुए हैं, सबको समझा जा सकता है और इसके माध्यम से ये महसूस किया जा सकता है कि किसी युद्ध में स्त्रियों के साथ में क्या होता है। अंत में सचमुच कुछ कहने को नहीं है, ना कुछ कहने को है, ना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। बस जो मैं महसूस कर रहा हूं कि मनुष्य होने की एक शर्म है, मनुष्य होने की वेदना है। बस इतना ही।